हेलो। हम्म, तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। ठीक है। और मैं क्या बता रहा था अभी, हालांकि बिजली चले जाने के कारण हमारा जो क्लास है तो कट हो गया। फिर भी एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। चलो, मैं बता रहा था कि काल विभाजन प्रॉपरली हम क्या जानते हैं कि काल विभाजन किस में होता है? इतिहास में। पर केवल इतिहास में हो जरूरी नहीं है। काल विभाजन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है तथ्यों का एकत्रीकरण, क्या है? तथ्यों का एकत्रीकरण। फिर है क्रमागत घटनाएं, यानी घटनाओं को क्या करना? क्रमागत करना। ठीक है। उसके बाद व्यवस्था या व्यवस्थित, हाँ, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। किसको व्यवस्थित करना? विषय वस्तु को। विषय वस्तु को यानी इसका प्रबंधन करना। प्रबंधन करना। और इसका क्या है कि विषय वस्तु क्या हो? सरल। विषय वस्तु सरल हो। ठीक है। तो तथ्यों का एकत्रीकरण, क्रमागत घटनाओं का संकलन, फिर व्यवस्थित करना विषय वस्तु को सरलतम रूप में, ताकि इसको पढ़ने और लिखने में क्या हो? सुविधा हो। पढ़ने और लिखने में सुविधा हो। ये तो प्रत्येक विषय का, प्रत्येक वस्तु का, या इस पृथ्वी पर उपस्थित या इस पृथ्वी से बियॉन्ड भी सभी चीजों का क्या है? एक इतिहास होता है। और उसी इतिहास को क्रमागत रूप में संकलित करना क्या है? काल विभाजन, यानी समय का विभाजन, तथ्यों का विभाजन, क्या है? काल विभाजन। ठीक है। अब इसी को जब हम हिंदी साहित्य में देखते हैं तो क्या होगा? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है। आगे बढ़ें। चलो, अच्छा, इतिहास का मतलब यहाँ पे कोई इतिहास का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, हिंदी का इतिहास को हम देख रहे हैं। ठीक है। और काल विभाजन मतलब उस समय पे जो काव्य रचे गए, जो गद्य पद्य रचे गए, उसको विभाजित करना। ठीक है। आधार क्या रहेगा? समय। आधार किसको मानेंगे? समय को। अब देखो, सामान्य इतिहास लेखन में क्या तथ्यों का, घटनाओं का अंकन होता है। किंतु जब साहित्य का इतिहास की बात होती है, लेखन की बात होती है, तब जनता की भावनाओं एवं समाज के विचारों का चित्रण रहता है। ठीक है। यहां तक समझ में आया? आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वस्तुतः जनता की चित्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब एक हम बचपन से एक क्वाट सुनते आ रहे हैं। क्या है वो?
साहित्य समाज का दर्पण है, या बहुत बार इसका प्रयोग सिनेमा में भी होता है कि सिनेमा समाज का दर्पण है करके। साहित्य समाज का दर्पण है अर्थात उस समय, उस काल, उस अवधि में जो जो समाज में घटित हो रहा होगा उसका छाप जो है या उसका प्रतिबिंब किस पे दिखेगा? साहित्य में दिखेगा। जैसे 1857 की क्रांति हुई तो उस समय का पत्रिका हुआ। फिर जब 1947 तक जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या था? जैसे नारे भी थे, इनकलाब, 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 ये पत्रिका निकला था। फिर युगांतर, फिर स्वराज, ट्रैक्टर भी बाद में, ट्रैक्टर ही बना इसका, स्वराज का, स्वराज ट्रैक्टर करके स्वराज था। फिर क्या था? और भी था, इनकलाब था, हाँ वो था केसरी। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे पत्रिका निकले जो दर्शाते हैं उस समय की विषय वस्तु या यथा स्थिति क्या थी। यथा स्थिति मतलब उस समय का स्थिति कैसा था, ऐसा। ठीक है, ये सब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अब यहां पे एक व्यक्ति आते हैं सरहपा। क्या? एक व्यक्ति हैं, रचनाकार हैं, और राहुल सांस्कृत्यायन। अब ये राहुल सांस्कृत्यायन कौन है? ये एक रचनाकार हैं जिन्होंने सरहपा को क्या माना? पुरानी हिंदी कवि का माना। मतलब ये मानते हैं कि सरहपा वो पहले आदमी थे जो हिंदी में काव्य रचना किए। ऐसा कौन मानता है? राहुल सांस्कृत्यायन। एक बार बोल के देखो। हाँ, सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, मेरे से ही मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो ये राहुल सांकृत्यायन जो है वो सरहपा को मानते हैं, ये पुरानी हिंदी का कवि माना है। ठीक है, उसके बाद एक बार अगर क्वेश्चन अगर व्यापक में फंस जाए या सीपीएससी में आ जाए तो इसको याद रखना, सरहपा को। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकार। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में सबसे स्टार्टिंग में या सबसे शुरुआत में कौन लोग थे जिन्होंने इतिहास का संकलन किया या रचनाएं लिखना आरंभ किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हिंदी साहित्य में जो सबसे पहले इतिहास लेखन की शुरुआत हुई वो कौन था? एक फ्रांसीसी विद्वान, एक फ्रेंच विद्वान। नाम क्या था? गार्सा द तासी। गार्सा द तासी, जैसे वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल का था, ये फ्रांस का। ठीक है, समय अवधि कब था? 1839 में। 1839 में इन्होंने सबसे पहले ग्रंथ का रचना किया जो हिंदी साहित्य के इतिहास को बतलाता है। ठीक है, उस ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द, हाँ, लिटरेच्योर हिंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, नीचे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो वही लिखा है। गार्सा द तासी ने अपने शब्दों में लिखा, यानी फ्रेंच में। क्या था? हिंदुस्तानी। एक बार ये आ चुका है ना एक बार आ चुका है, सीजीपीएससी मेंस में आ चुका है, अभी इस बार भी आया था शायद, सीजीपीएससी मेंस में आ चुका है। राइटर का नाम जैसे ये लिखते हैं, अब यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ,
इस्तवार द ला लिटरेत्यूर, उसके बाद में एंदुई, फिर हिंदुस्तानी। ठीक है, देखो इसको फ्रेंच में भी लिखा है तब भी इसमें इंडियन वाला या भारतीय वाला फीलिंग आ रहा है, हिंदुस्तानी। हाँ, अब हम इसको हिंदुस्तानी बोलते हैं, वो क्या बोला, हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये ग्रंथ तो फ्रेंच में था, लेकिन इस ग्रंथ में जो लिखा था कंटेंट हिंदी साहित्य का था। किसका था, हिंदी साहित्य। और उसमें भी हिंदी साहित्य का क्या था, इतिहास था। कब की बात है ये, 1839। ठीक है, प्रथम भाग 1839 में, जबकि द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ 1847 में। ठीक है, ये पहला विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, इस ग्रंथ में 783 कवियों लेखकों का वर्णन है, जिनमें से 72 जो कवियों का संबंध हिंदी से है। ठीक है, और शेष कवि का संबंध उर्दू कवि है। ठीक है, क्योंकि उसमें भारत में दोनों मिले जुले रूप में रहते थे। तो यहां पे 783 जो है कुल कवि, फिर 72 कवि हिंदी के और शेष उर्दू के। तो वही है, 72 कवि भी उस समय क्या थे, बहुत बड़ी संख्या थे ऐसा मान के चले। ठीक है, क्योंकि उस समय बोला था अपभ्रंश से लेकर के वर्तमान तक हिंदी का विकास होता गया, अभी हिंदी विकसित हो गया। ठीक है, अब बाकी तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन देख लो, ग्रंथ के प्रथम भाग में कवियों का परिचय, दूसरे भाग में उसकी रचनाओं के उदाहरण लिखे। वही है ना, जैसे मैं बस्तर गया, मैं रायपुर का आदमी हूं मान लो के लिए, मैं बस्तर गया, बस्तर में किसी कवि है, उसकी रचना को उठा के ले आऊं और रायपुर में प्रकाशित कर दूं, तो नाम तो मेरा चलेगा, लेकिन मैं ये भी लिखूंगा कि वो कवि ऐसा लिखे हैं, ऐसा करके। ठीक है, बता रहा हूं बस्तर का, लेकिन छप रहा है रायपुर में और मेरे द्वारा छप रहा है, ऐसा। तो कुछ वैसी ही घटना है। ठीक है, आगे। अब इसके बाद आए, देखो सबसे पहले कौन आया, गारसा दा तासी। उसके बुक का नाम क्या था, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, समय लगेगा याद करने में, लेकिन हो भी जाएगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ा दूसरा ग्रंथ था शिव सिंह सरोज। कौन सा था, पहला ग्रंथ कौन सा था, वो हिंदुस्तानी वाला। ठीक, बता दिया उसको मैं। दूसरा ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, और लेखक कौन थे जी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर लेखक थे जिन्होंने क्या लिखा, शिव सिंह सरोज। और ये पब्लिश कब हुआ, 1883 में, 1883। और इस ग्रंथ में टोटल 838 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया था। अब इन्होंने एक कदम आगे जाते हुए उनका जीवन चरित्र भी छाप दिया बुक में। वो सिर्फ नाम छापे थे, उदाहरण छापे थे, ये नाम उदाहरण के साथ में जीवन चरित्र भी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कबीर दास का पढ़ते हैं, तुलसीदास का पढ़ते हैं, और सुमित्रानंद पंत का पढ़ते हैं कि वो कहाँ पे जन्म लिया, ऐसा करके। ठीक है, वैसे ही यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के लिए क्या है, मुख्य आधार रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कवि हिंदी से थे। ठीक है, अब इसको तो सुने होंगे आप कहीं ना कहीं पे। तीसरा व्यक्ति आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है,
तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अहम योगदान दिया। ठीक है, अब इसमें 1888 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक एक शीर्षक से क्या हुआ, वो पत्रिका प्रकाशित हुई। किसके अंडर में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको पता है, बंगाल में अंग्रेजों की सहायता से ये खुला था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952, अब देखो पहले क्या थे 72, फिर 800, फिर 952 कवियों को शामिल किया है। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को 11 अध्याय में बांटा है, जिसमें प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है, अर्थात ग्रियर्सन ने रचनाकारों का कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। ये पहले व्यक्ति थे जो रचनाकारों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब ग्रियर्सन ने 16वीं 17वीं शताब्दी यानी 1600 से 1700 क्या जी ईस्वी को क्या माना? हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना, और यही वो काल था जो भक्ति काल में शामिल किया जाता है, याद रखना। अब देखो, ग्रियर्सन ने पहली बार भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए हिंदी को संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू से क्या किया जी? पृथक किया। ठीक है, और ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किस में हुआ? अंग्रेजी में हुआ, और वो पहला वाला फ्रेंच में। ठीक है, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ, जबकि 1888 में यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छप रहा था। मतलब एक पत्रिका होती है, उसके में अंक छपता है, देखो। हाँ, पढ़े हो किसी का? हाँ, जैसे देखो बहुत सारा पेज का रहेगा, उसमें से एक पेज, जैसे बहुत सारा पेज का रहेगा, उसमें एक पेज में ऐसा कोई छपता है उसमें। ठीक है, छोटा सा, तो इसका छपा था विशेषांक, उसको विशेषांक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे जो विद्वान हैं क्या मानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम क्या है जी ये? हाँ, प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, ऐसा मानते हैं कौन? बहुत सारे विद्वान। ठीक है, हाँ, इन्होंने जैसे अब पहला वाला जो था उसमें हिंदी के कवि ही 72 थे, तो कौन उसको प्रमाणिक मानेगा? जबकि हिंदी से कई गुना ज़्यादा क्या थे? उर्दू कवि थे। और जब हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा साहित्य की, तो जरूरी है ना भाई कि हिंदी के पर्याप्त कवि हों, और ये पर्याप्त कवि इनके पास था, उन्होंने किया, और साथ में उनका जीवन चरित्र भी। वो कौन था? शिव सिंह सेंगर छापा था जीवन चरित्र को। चलो अब आगे, इसमें कारण भी दिया है। क्या कारण दिया है देखो ध्यान से। उन्होंने तथ्यों को न केवल क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, बल्कि व्याख्या व विश्लेषण का भी प्रयास किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में व्याख्या और विश्लेषण का भी प्रयास किया। ठीक है, इसलिए क्या मानते हैं बहुत सारे विद्वान, इसको प्रामाणिक मानते हैं। चलो, मिश्र बंधु द्वारा 4 भागों में लिखित मिश्र बंधु विनोद
के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में व चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। ठीक है, एक मिनट में। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1914 में। ये डेट याद है 1914? क्या हुआ था इस डेट में? नो आइडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। ठीक है, और 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी भारत आए थे। कहां से जी? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, डरबन से आए थे गांधी जी वापस। ऐसा जोड़ के पढ़ोगे तभी तो, कि बस इसको इसी को पढ़ते जाओगे। समय काल का प्रभाव पड़ता है। अगर विश्व युद्ध हो रहा है तो उस समय हमारा देश भी गुलाम था ना, तो हम लोग भी हिस्सा लिए थे उस समय वर्ल्ड वार में, हमारे सैनिक लिए थे हिस्सा। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना 3 भाइयों, अब देखो मिश्र बिंदु में क्या बोल रहे हैं, 3 भाइयों, पहला कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इसको ना श्याम बिहारी मिश्र ही बोलते हैं। ठीक है, कई लोग कृष्ण बिहारी मिश्र को श्याम बिहारी मिश्र भी बोलते हैं, क्योंकि श्याम कृष्ण लगभग एक ही, ऐसा मतलब उसका पर्याय एक है, शब्द एक नहीं है। तो 3 है मिश्र बंधु, इसलिए बोले मिश्र मतलब उनका सरनेम और बंधु मतलब भाई, तो 3 भाइयों का मिश्र बंधु। आगे इस ग्रंथ में 5000 कवियों के बाबत विवरण संग्रहित है। यह एक विशाल ग्रंथ है, इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ में रचना काल को 8 खंडों में विभाजित कर विभाजन का न केवल समुचित प्रयास किया गया, वरन कवियों के परिचयात्मक विवरण के साथ उनके साहित्यिक योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। ठीक है, क्या क्या किया गया? पहले तो काल को 8 खंडों में बांटा गया। ठीक है, फिर विभाजन का न केवल समुचित प्रयास किया गया, वरन कवियों के परिचय, मतलब वो जीवन चरित्र दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, फिर साहित्यिक अवदान पर भी प्रकाश डाला गया, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आगे जो आपको पूछा था कि रामचंद्र शुक्ल कौन है करके, ये हैं। वर्तमान में जो हम आपकी बुक में जो छपा है ना, वो इसी का छपा है, काल विभाजन सर्वाधिक मान्य है। इनका काल विभाजन क्या है? सर्वाधिक मान्य है। तो 1929 में दिए, क्या नाम लिखा ग्रंथ का? हिंदी साहित्य का इतिहास। सोचो, ग्रंथ का नाम ही रख दिए, अपना ग्रंथ लिखे, ग्रंथ का नाम क्या लिखे? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इस ग्रंथ में लगभग 1000 रचनाकार, हिंदी के कितने? 1000 रचनाकार, अब बढ़ रहा है ना, 1000 रचनाकार। उनके द्वारा रचित इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने प्रत्येक रचनाकार, देखो यहाँ पे, प्रत्येक रचनाकार के साहित्यिक अवदान पर ही प्रकाश डाला है। अब देखो ये काल विभाजन कैसे किया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को 4 खंड में विभाजित किया है। जैसे पहला क्या है? आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। पहला को आदिकाल को क्या बोले? वीरगाथा काल। दूसरा उत्तर मध्यकाल को क्या बोले? भक्ति काल। फिर तीसरा
पूर्व मध्य काल क्या बोले? रीतिकाल। फिर आधुनिक काल को गद्य काल बोले। क्या बोले? हाँ। अब कौन बोले? ये रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और इसके जो उपनाम है वही बताऊंगा, ठीक है, जो एक बार एग्जाम में आया था। अब यहाँ पे देखो आगे, अब कौन आते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, किसके बाद? रामचंद्र शुक्ल के बाद। डॉक्टर वर्मा ने 693 से लेकर के 1693 तक के समय को संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक के कवियों के अवदान का विवेचन विश्लेषण किया है। तो इनका बांटने का तरीका क्या था? 693 से 1693 तक को बांटा है। ठीक है, फिर कौन आते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। पहला क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। इतना लिखा। और इन्होंने क्या किया? देश की प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के धारावाहिक के रूप को संदर्भित किया। प्रत्येक कालक्रम में रचित हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया। धारावाहिक रूप मतलब एक प्रकार का फ्लो बना रहता है, फ्लो, प्रवाह जी। धारावाहिक किसको बोलते हैं? जो धारा के रूप में होता है, वहन कर। जैसे देखो, पहले अगर टीवी सीरियल देखोगे ना तो वो एक नहीं आएगा, आज फिर कल फिर परसों, ऐसा करके 2 साल पूरा निकाल देगा। ठीक है, जैसे वो साथ निभाना साथिया, रसोड़े में कौन थी? और वो कैमरा वहां तक घूमेगा, रसोड़े तक, ऐसे वहां फिर धिकट 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 तक दिन ऐसा करके करते 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 वो पैर से यहां तक दिखाए, फिर कल देखते हैं, सस्पेंस बना के छोड़ दिए। फिर अगले सप्ताह फिर मंडे को फिर वही होगा। हाँ, चलता रहेगा। ठीक है, कौन है कौन है, मतलब सस्पेंस बना के चलते हैं। उसके बाद में अहम और वो क्या है एक, हाँ गोपी, उसका फिर डाइवोर्स हो जाएगा, फिर वो 1 महीना खींच देगा, फिर एक पूरा साल चलेगा उस पर, दूसरे साल फिर उसका बच्चा होगा, फिर बच्चे पे पूरा खींच देंगे ऐसा। ठीक है, वैसे ही नागिन वाला धारावाहिक आता था। ठीक है, तो उसमें एक नागिन गई, फिर मोनी राय को ले आया, फिर उसके बाद और कोई, फिर और कोई, ऐसा करते करते वो धारा प्रवाह के रूप में कई कई सीरियल 5 साल तक चल रहा है, 5 साल तक, 5 साल 6 साल तक अभी तक चल ही रहा है, वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, तो ऐसा है। तो धारावाहिक रूप में मतलब कि एक प्रवाह में उसको बोल सकते हैं, या एक फ्लो के रूप में उसको इंगित किया है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और प्रत्येक कालखंड में रचित हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया। ठीक है, इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन किया है। सिद्ध जानते हो? नाथ? ठीक है, अघोरी जानते हो? बौद्ध धर्म में आई विसंगतियां और विसंगतियों के साथ में तांत्रिक गतिविधि, दोनों का जब प्रयोग हुआ तो क्या हुआ? सिद्ध, जिनके पास में कुछ तांत्रिक शक्तियां रहती हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, ये आदमी सिद्ध हो गए हैं, तपस्या इतना कर लिए कि उसके पास में कुछ शक्तियां आ गई जो नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं सिद्ध। अब नाथ सेम टाइप है नाथ का, लेकिन ये इसके जो आदि पुरुष हैं, जो जनक हैं,
वो मानते हैं किसको? महादेव। महादेव, इसको बोलते हैं आदिनाथ। क्या? आदिनाथ। यहां समझ में आया? हम्म। उसके बाद में अब इसमें कौन कौन हुए? अब एक सुने होगे गोरखनाथ, सुने होगे गोरखनाथ। अभी आदित्यनाथ भी हैं वहीं से, गोरखनाथ से। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं उसको, है ना? ऐसा हमेशा उसका कपड़ा देखना, सर पूरा टकला रहेगा, मुंडवा लिए रहेंगे बाल को, और हमेशा वो गेरुआ, हाँ गेरुआ वाला जो वस्त्र पहनेंगे। कभी ऐसा नहीं कि जींस में घूम लिया, ऐसा नहीं। ठीक है। तो गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ सुने होंगे, जिसको मछिंदर नाथ बोलते हैं हमारी तरफ। मछिंदर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। उसके जनक है मत्स्येंद्र नाथ जो है। फिर अघोरी। अघोरी देखो, शिव को पूजने वालों में उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे कोई सौम्य रूप को पूजता है, कोई उसके दिव्य रूप को पूजता है, कोई उसके रौद्र रूप को पूजता है। ये जो है अघोरी जो है, वो प्रॉपर एकदम जो घृणित है, घृणित मतलब आप छी बोल दोगे ऐसा टाइप का, मतलब इसका पूरा रहन सहन तरीका अलग है। गंगा घाट पे जहां पे शवों को जलाया जाता है वहां पे ये निवास करते हैं। ठीक है। चिता पे बैठ के तपस्या करेंगे, उसी के राख को लगाएंगे, उसी का बचा हुआ खाएंगे। ठीक है। हाँ, जैसे कुछ गंगा में कोई प्रवाहित कर दिए बॉडी को, तो उसी बॉडी को प्रसाद मान के खाते हैं वो लोग। ठीक है। हाँ, ऐसा। नहाते वहाते नहीं है। खाना किस में खाएंगे? हम लोग थाली में खाते हैं, वो लोग खोपड़ी का वो बनाते हैं। ये जो हमारा खोपड़ी है, ह्यूमन ब्रेन का खोपड़ी है, उसको थाली बना के उसमें खाते हैं खाना। ठीक है। और तपस्या करते रहते हैं, उनको लगता है कि इससे मोक्ष मिलेगा, ऐसा। ठीक है। थोड़ा डरावना है। और उसके बाल भी देखे होगे ऐसा लट लट, ऐसा, हाँ, है ना? जुल्फे को लट बना लिए, ठीक है वो। ठीक है, ऐसा। ये समझ में आ गया? हम्म। फिर सिद्धों और क्या नाथों का वर्णन कौन किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर पर प्रभाव दिखाया, कबीर पर प्रभाव ऐसा ये मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल पर अनुसंधान पर खोज कर 1952 में अलग ग्रंथ की रचना की। 1952 में अलग ग्रंथ की रचना की। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है। हम्म। सन 1965 में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का क्या लिखा है? वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है। अब बताओ, गारसा दत्तासी क्या बुक लिखा? फिर इसके बाद कौन आया था? फिर कौन आया था? फिर कौन आया था? फिर कौन आया था? बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, यही कहना चाह रही हो? ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। फिर कौन आए थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर कौन आए? डॉक्टर हजारी प्रसाद। फिर कौन आए?
गणपति ठीक हुआ। गारसा दासी क्या लिखे? इंदोई हिंदुस्तानी, उतना याद रहेगा, बाकी पूरा याद कर लेना, ठीक है। शिव सिंह सेंगर क्या लिखे? शिव सिंह सरोज, ठीक है। हाँ, इसका था इस्तवार दला लिटरेच्यूर इंदोई हिंदुस्तानी, ठीक है। फिर इसका था शिव सिंह सरोज। ग्रियर्सन का क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर, क्या था जी? लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। फिर मिश्र बंधु का, मिश्र बंधु विनोद। रामचंद्र शुक्ला ने क्या लिखा? हिंद साहित्य का इतिहास। फिर राम कुमार वर्मा आलोचनात्मक इतिहास। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ 3 ग्रंथ लिखे उन्होंने अलग अलग करके। गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। एक खाली इतिहास, एक आलोचनात्मक इतिहास और एक वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, गणपति जी ने 3 भाग में बांटा है, पहला प्रारंभिक काल, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। अब देखो, ये देखो, एक ही फ्रेम में आपको मिल गया, ये देखो, ठीक। अब देखो, गारसा तासी कब? 1839 में। इस्तवार दला लिटरेच्यूर इंदवी हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज 1883 में। क्या? शिव सिंह सरोज। कौन लिखा? शिव सिंह सेंगर। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। फिर मिश्र बंधु विनोद 1913। फिर रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखे। फिर बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य 1931 में। फिर अच्छा, ये 2 लिखा था। उसके बाद आ गए राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का क्या? आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। इसके बाद कौन आएंगे? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऐसा है लिखे हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मतलब 3 ग्रंथ लिखे हैं ये, ठीक है। फिर कौन आएंगे? गणपति चंद्र गुप्त। क्या लिखा? वैज्ञानिक इतिहास, ठीक। चलो, अब इसको बस देख लो, फिर आगे मैं और कराऊंगा। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नामकरण। अब देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 11 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में? पहला क्या है? चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पूर्ण जागरण, ये कौन सा समय था? जब कबीर आए। कबीरदास, नॉट कबीर सिंह, कबीरदास, तुलसीदास, रविदास, कालिदास अभी नहीं आए थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय पहले, बहुत पहले आए थे कालिदास, बहुत पहले इनके, ठीक है। फिर नानक देव पंजाबी वाला, ठीक। फिर जायसी की प्रेम में कविता पद्मावत, देखे हो पिक्चर? नहीं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, यानी दिल्ली सल्तनत का जब काल था, दिल्ली सल्तनत, उस समय ये जायसी की प्रेम कविता। फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय सूरदास। मीराबाई,
एक आध रचना बताओ मीराबाई का। गीत गोविंद टीका, नरसी जीरो मायरो, ऐसा नरसी जी का मायरा, ऐसा। ठीक है, गाना गाते हैं ना, हेरी में तो प्रेम दीवानी, छोड़ो रहने दो। फिर मुगल दरबार, अब दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल दरबार आया, फिर बाबर, अकबर, जहांगीर से लेके लास्ट में औरंगजेब, फिर तुलसीदास, क्योंकि बाबर और अकबर के समय का बात है तुलसीदास, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर रीति काव्य, जब शासक अत्यंत विलासिता में डूब गए, विलासिता में क्या डूब गए, दो चीजें, एक शराब, एक शबाब। ठीक। तुलसीदास के अन्य परवर्ती, इसके बाद जो आए, तुलसीदास के बाद जो आए तो उनका काल माने हैं। फिर अच्छा, ये कब तक था, ये है लगभग 16 से 17वीं सदी तक। ठीक है। फिर 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो मामला आया। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यानी 1857 के बाद का काल, के बाद का हुआ ना, फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में, एक संगठित होके। फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, अच्छा ये पहले है, ये पहले 1857 के पहले, और ये उसके बाद में, जैसे 11 हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, तो इन्होंने प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, कुल 5, 3 भाई थे और 5 काल में बांटा है। कितने काल में बांटा है? ठीक, 5 काल में बांटा है। प्रारंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल। परिवर्तन काल वह समय जब कांग्रेस का गठन हो गया था। ठीक है, कब हुआ गठन कांग्रेस का? 1885 में, 1800, हाँ ठीक, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को गठन हुआ। ठीक है। फिर वर्तमान काल 1926, अच्छा विक्रम संवत लिखा है, हाँ ठीक है, उसी के आसपास है ये। अब आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन, सर्वाधिक मान्य है भाई, ये क्या है? और हम जो पढ़ेंगे इसी को पढ़ेंगे, सर्वाधिक मान्य है। ठीक है। आदिकाल, आदिकाल वीरगाथा काल, विक्रम संवत 1050 से 1375, यहाँ पे विक्रम संवत को ले रहे हैं। ठीक है। फिर पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल बोलते हैं, फिर आधुनिक काल गद्य काल बोलते हैं उसको। ठीक है। हाँ, अब आगे हाँ, राम कुमार वर्मा ने कितना बांटा? 5 भागों में बांटा। ठीक है। पहला संधि काल, फिर चारण काल, फिर भक्ति काल, रीति काल, फिर आधुनिक काल। ठीक है। हाँ, अब गणपति चंद्रगुप्त ने फॉलो किया किसको? रामचंद्र शुक्ल जी को, और सेम टू सेम 4 भाग में बांटा है, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है। हाँ, अब देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, आदिकाल, फिर पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। तो मिश्र बंधु विनोद और राम कुमार वर्मा दोनों ने 5-5 भाग में बांटा है। बाकी गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और ये
हजारी प्रसाद द्विवेदी सब ने 4 भाग में बांटा है, ठीक है। और 11 भाग वाले कौन है? ग्रियर्सन, ठीक है। काल विभाजन के इन सभी प्रयत्नों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक क्या है? मान्य है, क्योंकि इन्होंने सही वे में सही तरीके से बताया, ठीक है। चलो ये लास्ट, इसको मैं कल बताऊंगा, इसको मैं बता देता हूँ आज, ये थोड़ा सा जो है 2 स्लाइड है उसको। चलो अब एक ही काल को किन किन नामों से जाना जाता है? देखो पहले आदिकाल को क्या क्या बोलते हैं? चारण काल। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। प्रारंभिक काल को मिश्र बंधु ने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा, ठीक है। इसी प्रकार इसका अर्थ मैं कल समझाऊंगा ना, कल क्लास में। बीज वपन काल किसने कहा? फिर सिद्ध समन काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका था। फिर वीर काल कहा, किसको कहा? वीरगाथा काल को वीर काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल किसने कहा? सुमर राजई, ठीक है। अब भक्ति काल, भक्ति काल को किन किन नामों से जाना जाता है? मिश्र बंधु ने माध्यमिक काल कहा, भी हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। उसके बाद में भक्ति काल रामचंद्र शुक्ला ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पूर्व मध्यकाल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। किसको? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा। फिर आगे रीति काल, रीति काव्य कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। फिर अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु विनोद, है ना, मतलब उसमें ग्रंथ में लिखा था। फिर रीति काल कहा रामचंद्र शुक्ला ने। फिर श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। उसके बाद में कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल क्या है? उपाधि है, उपाधि है भाई, या तो देते हैं या वो खुद ले लेते हैं, ठीक है। मिश्र वर्तमान काल, देखो आधुनिक काल का नाम क्या क्या है? वर्तमान काल बोला मिश्र बंधु ने, गद्य काल बोला रामचंद्र शुक्ला ने, और वर्तमान काल को आधुनिक काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।